Hello, good evening everyone. Welcome to Unacademy's Bank Exams Quest. In today's session, we are going to solve some fill in the blanks questions and some synonyms and antonyms as well for banking exams. Now, this is my profile. I have been teaching banking English for the last 4 years, and you can follow me on Unacademy Plus as well. Unacademy, as you all know, is India's largest learning platform. So, if you are preparing for competitive exams, then Unacademy is the best option for you. अनअकैडमी प्लस प्लेटफॉर्म जो है वो आपको चार बहुत ही एसेंशियल चीज़ें प्रोवाइड करता है. इट प्रोवाइड्स यू विद फोर वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स. फर्स्ट इज डेली लाइव क्लासेस कंडक्ट किए जाते हैं, सो यू कैन सिट एट योर होम्स एंड स्टडी फ्रॉम योर फेवरेट एजुकेटर्स. उसके बाद लाइव टेस्ट और क्विजेस कंडक्ट किए जाते हैं, सो योर प्रिपरेशन जो है आपकी वो काफ़ी अच्छे तरीके से आप इवेल्युएशन उसका कर सकते हो. तो कौन से सब्जेक्ट के ऊपर और काम करना है, कौन से सब्जेक्ट में कम स्कोर आ रहा है, ज़्यादा कहाँ पर आ रहा है, ये सारी चीज़ें आप ध्यान से एनालाइज कर सकते हो टेस्ट देके. नाउ टेस्ट देना ये बहुत एसेंशियल एस्पेक्ट होता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन का, आप सभी को पता ही है. तो ये सारी चीज़ें आपको मिल जाती है. उसके बाद स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज यहाँ पर मिलते हैं. सिलेबस को ध्यान में रखते हुए अप टू डेट स्टडी मटेरियल बनाया जाता है. सो आपके जो एफर्ट्स हैं वो चैनलाइज हो जाते हैं, अननेसेसरी का इरेलीवेंट इन्फॉर्मेशन आपको नहीं मिलता. और उसके बाद अनलिमिटेड एक्सेस मिलता है. दिस इज द बेस्ट डील दैट यू गेट. बेसिकली अगर आपका लेट्स से 1 साल या 2 साल का सब्सक्रिप्शन प्लान है, तो उतने पीरियड ऑफ टाइम के लिए सारे लाइव और रिकॉर्डेड लेक्चर्स आप एक्सेस कर सकते हो. सिर्फ मेरे ही नहीं, सारे एजुकेटर्स के, ऑफ ऑल द एजुकेटर्स ऑन द प्लेटफॉर्म. So these are the four very essential things that you get with Unacademy Plus. So what you're supposed to do is basically download the Unacademy learning app from the Play Store, and after you download it, you have to choose your course. For example, banking, UPSC, SSC, CGL, NEET, any exam that you're preparing for, उसका course choose करना है, and once you choose the course, you have to go for the subscription plans. Now 5 plans are available to you, but I highly recommend you to go for 12-month or 24-month plan because it is very very economical and beneficial for all of you. 1 साल का फीस अगर आप वन टाइम पे करते हो तो 5400 में मिल जाता है, वेराइज 1 महीने का अगर आप फीस देखोगे तो 1080 में ही मिल रहा है. 1080 को अगर आप 12 से मल्टीप्लाई करोगे तो अराउंड 14-15,000 के आसपास कुछ नंबर जाएगा. बट वही 1 साल का फीस आपको 5400 में मिल जाता है, लेस देन हाफ ऑफ द अमाउंट दैट यू विल नीड टू पे. तो सबसे बढ़िया पैकेज तो 2 साल का है. 1 साल का जो फीस है उसको आप ऐड कर दो एक साल के फीस में, 1 महीने के फीस को ऐड कर दो 1 साल के फीस में, तो आपको ऑटोमेटिकली 2 साल का सब्सक्रिप्शन आपको मिल जाएगा. अब ये दूसरा रीज़न इसका इम्पोर्टेंट होने का ये है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इतने समय से प्रिपरेशन करना ही पड़ता है. बेसिकली 3 months 6 months is not enough time for you to clear any exam, so you have to give yourselves at least 1 or 2 years to have a shot at any competitive exam. Secondly, those who are preparing for 2021 or 2022, 2022 में जो लोग टारगेट करेंगे या शुरुआत अभी अभी जिन्होंने की है एग्जाम देने की, तो उनके लिए सबसे बेहतर डील है ये. सेकेंडली, इफ़ यू यूज़ दिस कोड, ये मेरा कोड याद रखिए, लाइव कामा ये कोड है, अगर आप ये यूज़ करोगे तो आपको 10% का डिस्काउंट भी मिलेगा आपके प्लान के ऊपर. ठीक है, सो रिमेंबर द कोड. यू कैन ऑल्सो फॉलो अस ऑन टेलीग्राम. नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया हुआ है, क्लिक ऑन दैट लिंक एंड यू विल बी कनेक्टेड टू द टेलीग्राम चैनल. सो आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे सारे अपकमिंग लेक्चर्स के बारे में. चलिए, हैविंग सेड दैट, लेट्स स्टार्ट आवर सेशन. टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस सम फिल इन द ब्लैंक्स बेस्ड क्वेश्चंस. नाउ फिल इन द ब्लैंक्स, एज यू ऑल नो, वोकेबलरी बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं जो बैंकिंग एग्जाम्स में, हर एग्जाम में आते हैं. प्रीलिम्स में आते हैं, मेंस में भी आते हैं. हालांकि मेंस में जो आते हैं उनका डिफिकल्टी लेवल थोड़ा सा ज़्यादा होता है, प्रीलिम्स में जो आते हैं उनकी डिफिकल्टी लेवल थोड़ी सी कम होती है. नेवरदलेस, यू विल हैव एट लीस्ट 5 to 8 क्वेश्चंस ऑफ फिल इन द ब्लैंक्स इन ईच एंड एवरी बैंक एग्जाम. सो आज हम लोग 4 क्वेश्चंस डबल फिलर्स के करेंगे और 4 क्वेश्चंस सिनोनिम्स के करेंगे. नाउ सिनोनिम्स इज टिपिकली नॉट अ फिल इन द ब्लैंक टाइप ऑफ क्वेश्चन, बट वोकेबलरी बेस्ड ही है, इसलिए हम लोग सिनोनिम के क्वेश्चंस भी हम लोग इस लेक्चर में करेंगे. ठीक है. नाउ नॉर्मली एज आई टोल्ड यू, वोकेबलरी आपकी स्ट्रांग होनी बहुत जरूरी है. वोकेबलरी अगर आपकी स्ट्रांग है तो आप फिल इन द ब्लैंक के आंसर तक जल्दी से पहुंच सकते हो. 5 में से 3 या 4 ऑप्शंस एलिमिनेट कर सकते हो इफ यू नो द यूसेज ऑफ द वर्ड्स एंड इफ यू हैव अ गुड सेट ऑफ वोकेबलरी. However, there are certain rules of grammar that might help you in eliminating the options. कभी कभी 5 में से 2 या 3 ऑप्शंस में कंफ्यूजन हो जाता है कि यार ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है ना, क्लोज ऑप्शंस रहते हैं. तो उस केस में क्या करते हैं, उस केस में ग्रामर की थोड़ी सी आप मदद ले सकते हो. तो ग्रामर का अप्रोच कैसे आप इस्तेमाल कर सकते हो फिल इन द ब्लैंक्स, ये वोकेबलरी बेस्ड कॉन्सेप्ट को सॉल्व करने के लिए, इसके बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे. सो लेट्स मूव ऑन टू आवर फर्स्ट क्वेश्चन. पहला क्वेश्चन ये आपकी स्क्रीन पे है. पॉज द वीडियो फॉर अ वाइल. हर एक क्वेश्चन के बाद आप वीडियो को पॉज कीजिए और पॉज करने के बाद आप खुद आंसर फाइंड आउट करने की कोशिश कीजिए. देखिए आपका क्या आंसर आ रहा है और उसके बाद हम लोग डिस्कशन करेंगे कि आंसर आपका सही है कि गलत है. ठीक है, चलिए पॉज द वीडियो एंड ट्राई टू फिगर आउट द आंसर हियर.
Okay, so I hope you have got the answer. Let's look at the analysis of the video of the first question. Our dash to understand the process of learning underlying behavioral change are dash by the fact that any given behavior is undermined jointly by many processes. अब ये थोड़ा सा ट्रिकी लग रहा है ना, लेकिन अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करते हो तो यहां पर देखिए जो सेंटेंस का पहला वर्ब है वो क्या है, आर है ना, ऑक्सिलरी वर्ब. देखिए आवर है मतलब क्या है, हमारा, हमारा कुछ तो है, मतलब यहां पर क्या आएगा, नाउन आएगा. टू अंडरस्टैंड में टू प्लस वी वन आ गया. ये नाउ टू प्लस वी वन जब भी स्ट्रक्चर लगता है तो वी हैव स्टडीड दैट दिस इज कॉल्ड एज इन्फिनेटिव स्ट्रक्चर, एंड इन्फिनेटिव स्ट्रक्चर इज नॉट अ वर्ब, इट एक्ट्स एज अ नाउन इन द सेंटेंस. द प्रोसेस इज ऑल्सो द नाउन ऑफ द सेंटेंस. ऑफ लर्निंग, ऑफ देखो ऑफ के बाद लर्निंग आ गया. आप बोलोगे लर्निंग वर्ब है, लेकिन लर्निंग क्या है, जीरंड है. ऐसे सारे वर्ड्स जो आईएनजी फॉर्म में आते हैं लेकिन वो दिखने में वर्ब जैसे होते हैं, काम करते हैं नाउन जैसे, उन सारे वर्ड्स को हम बोलते हैं जीरंड्स. लर्निंग व्हाट, अंडरलाइंग बिहेवियर. बिहेवियर ये नाउन बन गया, और कैसा बिहेवियर है, अंडरलाइंग बिहेवियर है, तो अंडरलाइंग उसका एडजेक्टिव बन गया. इसमें भी आईएनजी है लेकिन ये नाउन नहीं है, ये एडजेक्टिव है. किसका एडजेक्टिव है, बिहेवियर का. चेंज, यहां पर क्या है, बिहेवियर चेंज और बिहेवियरल चेंज, बदलाव, ये भी नाउन ही है. तो यहां पर जो आर लगेगा ये सेंटेंस का पहला वर्ब है, फर्स्ट वर्ब ऑफ द सेंटेंस. तो सेंटेंस की शुरुआत से लेके सेंटेंस के पहले वर्ब आने तक ये जो भी पार्ट होता है उसे हम क्या कंसिडर करते हैं, सब्जेक्ट कंसिडर करते हैं. अभी ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट बेसिक से लेके एडवांस तक ये सारे चैप्टर्स अगर आपको डिटेल में पढ़ने हैं तो मेरा अनअकैडमी प्लस के ऊपर क्रैश कोर्स, 2 क्रैश कोर्स अवेलेबल है. बेसिक्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर फॉर बैंक एग्जाम्स. सो यू कैन ज्वाइन अनअकैडमी प्लस एंड सब्सक्राइब टू अनअकैडमी प्लस, तो आपको वो कोर्सेज मिल जाएंगे. सर्च माय नेम एंड सर्च द कोर्स टाइटल एज वेल. ठीक है. सो एनीवेज कमिंग बैक टू आवर क्वेश्चन, आर जहां पर आ गया तो ये जो सब्जेक्ट है, देखिए इतने सारे सेंटेंस, इतने सारे नाउन है उसमें. प्रोसेस नाउन है, लर्निंग नाउन है, बिहेवियरल चेंज नाउन है, लेकिन यहां पर आर के बाद जो नाउन बनेगा यही अपना मेन सब्जेक्ट बनेगा ना, क्योंकि मल्टीपल नाउन जब आते हैं तो पहले प्रीपोजिशन के पहले जो नाउन आता है उसको हम कंसिडर करते हैं मेन सब्जेक्ट. तो यहाँ पर प्रोसेस की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर लर्निंग की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर ये चेंज की बात नहीं कर रहे हैं. किसकी बात हो रही है, यहाँ पर जो भी आएगा उसकी बात हो रही है. अभी यहाँ पर जो भी आएगा इसके हिसाब से अगर ये वर्ब बना है, और आर का नेचर हमें पता है, आर बाय डिफॉल्ट क्या होता है, प्लूरल नेचर में होता है. तो आर अगर प्लूरल है तो यहाँ पर ये जो सब्जेक्ट आएगा वो भी कैसा होना चाहिए, प्लूरल होना चाहिए कि नहीं, क्योंकि सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तभी तो वर्ब प्लूरल बनता है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का बेसिक रूल. तो ऐसा कोई नाउन ढूंढो जो प्लूरल फॉर्म में हो. अभी नेचर, इसका नेचर का नेचर कैसा होता है, सिंगुलर होता है, तो ये चलेगा क्या, नहीं चलेगा. हमें क्या चाहिए, प्लूरल चाहिए. स्कोप, स्कोप क्या होता है, सिंगुलर होता है, फिर से सिंगुलर आ गया, हमें क्या चाहिए, प्लूरल चाहिए, तो ए हटा दो, बी हटा दो. इम्प्लीकेशंस, एस लगा के आ गया, बहुत सारे हैं मतलब प्लूरल है, हो सकता है. लिमिटेशंस, अगेन एस लगा के आ गया तो ये भी प्लूरल है, हो सकता है. अटेम्प्ट्स, ये भी एस लगा के आ गया तो ये भी हो सकता है. ठीक है. तो देखिए फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक की पोजीशन को और इस आर को देख के हमने नेचर और स्कोप वाले ऑप्शंस को एलिमिनेट किया. अभी तक आंसर किया भी नहीं है हमने, है ना. वी आर नॉट इवन ट्राइंग टू फ्रेम द सेंटेंसेस. अभी ये सारी प्रोसेस जो है ना आपके दिमाग में बहुत तेजी से होनी चाहिए एग्जाम में. ये बहुत डिटेल में मैं इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ क्योंकि आपको समझ में आना चाहिए कि अप्रोच क्या होता है, प्रोसीजर क्या होती है. ठीक है. नाउ आगे देखते हैं, आर डैश बाय, आर डैश के बाद बाय लगा है. नाउ हमने ये क्या कहां पर सीखा है, टू बी प्लस वी थ्री प्लस बाय. दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज पैसिव स्ट्रक्चर और पैसिव वॉइस. वी हैव लर्नड इट इन एक्टिव एंड पैसिव वॉइस. अगेन जिनको डिटेल में पढ़ना है प्लीज रेफर टू अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन प्लेटफॉर्म. तो यहां पर देखिए बाय आ गया है ना. उसके पहले टू बी का वर्जन है क्या, टू बी में आर आता है तो ऑब्वियसली आता है आर, एम इज आर, कुछ भी चलेगा, एम इज आर, वॉज वेयर, बीन और बीइंग. तो यहां पर जो है बीच वाला वो क्या हमें चाहिए, वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए. ठीक है, वर्ब की थर्ड फॉर्म ही चाहिए. नाउ देखिए डिटरमाइंड तो सॉरी फॉलोड ईडी में है, कॉम्प्लिकेटेड ईडी में है, लेकिन कॉम्प्लिकेटेड वर्ब है क्या, कॉम्प्लिकेटेड ये वर्ब होता है क्या, हो सकता है. कॉम्प्लिकेटेड ये ज्यादा एडजेक्टिव है, कॉम्प्लिकेटेड वर्ब भी हो सकता है. चलो ओपन रखते हैं इसको. ठीक है. फॉलोड भी वर्ब है, मॉडरेटेड भी वर्ब ही है, तो ये तीनों वर्ब्स हैं, तो कोई हमें एज सच एलिमिनेशन में हेल्प नहीं मिली. तो फिर कॉन्टेक्स्ट देखिए सेंटेंस को बनाना पड़ेगा. आवर डैश टू अंडरस्टैंड द प्रोसेस, आवर attempts to understand the process या our implications to understand the process या फिर our limitations to understand the process. now यहाँ पर आपकी vocabulary काम आएगी. implication का मतलब होता है रिजल्ट, कॉन्सिक्वेंस.
तो हमारे कॉन्सिक्वेंस टू अंडरस्टैंड द प्रोसेस, प्रोसेस को समझने के लिए हमारे जो लिमिटेशंस है वो, या हमारे अटेम्प्ट्स है वो, उनकी बात करेंगे ना। तो ये इम्प्लीकेशंस जो वर्ड है उसका मीनिंग यहाँ पर कॉन्टेक्स्ट में गलत बैठ रहा है, इसलिए सी ऑप्शन जो है वो एलिमिनेट हो जाएगा। तो दो ऑप्शंस हमारे बच गए, डी और ई। तो डी और ई में से क्या लगेगा, देखिए आगे देखिए, सेकंड फिल इन द ब्लैंक से शायद आगे आएगा, प्रोसेस ऑफ लर्निंग अंडरलाइंग बिहेवियर आर डैश बाय द फैक्ट दैट, आर कॉम्प्लिकेटेड बाय द फैक्ट, नहीं, our attempts are not complicated, our limitations are moderated। moderated का मतलब होता है limitations को govern करता है। कौन सा फैक्ट गवर्न करता है कि यही that any given behavior is determined jointly by many processes। तो दोनों के दोनों यहाँ पर आंसर सही बैठ जाते हैं, limitations भी और moderated भी। so correct answer is option number D। सो आई होप यहाँ पर आपका आंसर सही आया है। जिन्होंने डी आंसर किया है बिल्कुल सही आंसर है, जिन्होंने डी नहीं किया है दूसरा कोई आंसर आ गया, कोई बात नहीं, अगले क्वेश्चंस की तरफ आप जा सकते हो। सेकंड क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन, पॉज द वीडियो एंड ट्राई टू फिगर आउट द आंसर। चलिए इस सेंटेंस को एनालाइज करते हैं। द एनजीओ कॉशन्ड दैट, एनजीओ ने सावधानी क्या दिखाई, क्या सावधान किया किसी को, क्या बोल के, दैट अ क्लीन पब्लिक सेक्टर रिकॉर्ड एट होम डिड नॉट नेसेसरीली डैश। अभी देखिए यहाँ पर डिड नॉट, ये जो है ना डिडंट, इसके बाद आ गया ये नेसेसरीली। नेसेसरीली ये क्या है, एक एक्स्ट्रा का वर्ड है, एडवर्ब है। एडवर्ब हमेशा एक्स्ट्रा जानकारी देते हैं, मेन सेंटेंस का हिस्सा नहीं होते, तो इसको इग्नोर करो। डिडंट के बाद सीधा फिल इन द ब्लैंक आया है, ऐसे इमेजिन करो। तो एक नॉर्मल सेंटेंस बना के देखिए अपने लाइफ का, आई डिडंट सी द ट्रक, आई डिडंट सॉ द ट्रक, या फिर आई डिडंट सीज द ट्रक। चलिए आई छोड़ दो, ही लगाते हैं, है ना, ही से आपका कंफ्यूजन मिट जाएगा। ही डिड नॉट सी द ट्रक, ही डिड नॉट सॉ द ट्रक, या ही डिड नॉट सीज द ट्रक, या ही डिड नॉट सीइंग द ट्रक। इन चारों में से क्या लगेगा, ऑब्वियसली ही डिड नॉट सी द ट्रक ये लगता है। सॉ नहीं लगाते, V2 नहीं लगाते, सीज भी नहीं लगाते, जो V5 होता है इसका भी यूसेज नहीं करते, V1 मैं नॉर्मली उसको V1 कंसिडर करता हूं, और सीइंग तो बिल्कुल नहीं लगता। सही है, तो हमें क्या चाहिए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चाहिए, और वो भी कैसे चाहिए, प्लूरल नेचर में, जिसके एंड में एस ना हो। तो ऐसा वर्ब ढूंढो जिसके एंड में एस ना हो और वो फर्स्ट फॉर्म में है। ट्रांसफॉर्म एंड में एस नहीं है, हो सकता है। लीड्स एंड में एस आ गया, नहीं चलेगा। ट्रांसलेट एंड में एस नहीं है, हो सकता है। इंटरफियर वर्ब ही है, एंड में एस नहीं है, हो सकता है। और एंटर्स एंड में एस आ गया, नहीं चलेगा। ठीक है, ये डिडंट को देख के हमने 5 में से 2 हटा दिए, ये एस वाले लीड्स और एंटर्स। उसके बाद देखिए फिल इन द ब्लैंक के बाद आने वाला ये जो इनटू है, ये आपकी और मदद करेगा। फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक के बाद इनटू कहां पर लगता है, देखिए ट्रांसफॉर्म इनटू समथिंग। इंटरफियर के साथ इनटू लगाते हैं क्या, डोंट इंटरफियर इनटू माय मैटर, डोंट इंटरफियर इन माय मैटर, या इन आवर का इनटू नहीं लगाते, इन लगाते हैं। ठीक है, तो यहां पर इनटू के वजह से इंटरफियर ऑप्शन जो है वो एलिमिनेट हो जाता है। ट्रांसलेट इनटू समथिंग, दिस कैन नॉट ट्रांसलेट इनटू समथिंग। ट्रांसफॉर्म इनटू भी होता है और ट्रांसलेट इनटू भी होता है। तो घर पे अगर आपका पब्लिक सेक्टर का रिकॉर्ड अच्छा है, वो जनरली ट्रांसलेट नहीं होता गुड परफॉर्मेंस। कहां पर, हियर तो नहीं आएगा ना, क्योंकि घर पे ऑलरेडी मेंशन किया है। तो वहां पर दूसरा ऑप्शन क्या लगेगा, अब्रॉड। तो यहां पर अब्रॉड ये सही कॉन्टेक्स्ट में बैठ जाएगा। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो जिनका आंसर सही आया है बिल्कुल बढ़िया, जिनका नहीं सही आया है, क्वेश्चन नंबर 3 इज ऑन योर स्क्रीन, जल्दी से ट्राई कीजिए। पॉज द वीडियो फॉर अ while, select the options carefully and try to figure out the answer। चलिए आई होप आपका आंसर आ चुका है। कंट्रोवर्शियल डैम और कंट्रोवर्शियल प्लान टू बिल्ड एन इमेंस डैम, इमेंस का मतलब बड़ा, ह्यूज। तो ब्राजील में एक बहुत बड़ा ह्यूज डैम बांधने का जो कंट्रोवर्शियल प्लान था ब्राजील के रेन फॉरेस्ट में, वॉज स्टॉल्ड। स्टॉल्ड का मतलब रोका गया। वॉज स्टॉल्ड, ये स्ट्रक्चर देख के ही आपको पता चलता है वॉज स्टॉल्ड का मतलब क्या है, पैसिव वॉइस है, मतलब प्लान को रोका गया है। किसने रोका है और कब रोका गया है, व्हेन, जब, इट ये किसके लिए यूज किया है, इस प्लान के लिए यूज किया है। इट डैश अ फॉर्मिडेबल ब्लॉक ऑफ डैश इन इकोलॉजिस्ट्स एंड इंडिजिनस ट्राइब्स अलाइक। इंडिजिनस ट्राइब्स का मतलब होता है लोकल ट्राइब्स, वहां के रेन फॉरेस्ट में रहने वाले स्थानिक लोग। और इकोलॉजिस्ट का मतलब होता है एनवायरमेंट को प्रोटेक्शन करने के, मतलब एनवायरमेंटलिस्ट या इकोलॉजिस्ट जो होते हैं वो लोग। उनके वजह से ये जो कंट्रोवर्शियल प्लान था किसी बड़े डैम को बांधने का एक रेन फॉरेस्ट के अंदर, उसे रोका गया।
व्हेन इट डैश अ फॉर्मिडेबल ब्लॉक ऑफ डैश। अभी ये इकोलॉजिस्ट और इंडिजिनस ट्राइब्स सपोर्टर्स होंगे क्या उस प्लान के, समर्थक होंगे क्या? नहीं, है ना। तो सपोर्टर्स तो बिल्कुल नहीं होंगे। क्या होंगे? प्रोटेस्टर्स हो सकते हैं, ओपोनेंट्स हो सकते हैं। प्रोपोनेंट्स हो सकते हैं क्या? नहीं। ओपोनेंट और प्रोपोनेंट ये एक दूसरे के क्या होते हैं? एंटोनिम्स होते हैं। विरोधक मतलब ओपोनेंट और समर्थक मतलब प्रोपोनेंट, और हमें समर्थक नहीं चाहिए, तो जैसे यहां पर सपोर्टर हटा दिया वैसे यहां पर ई ऑप्शन भी हटा दिया। हॉस्टिलिटीज का मतलब होता है डिफिकल्ट सिचुएशन। डिफिकल्ट सिचुएशन, कोई ऐसी सिचुएशन जो बहुत ही डिफिकल्ट है उसे हम कहते हैं हॉस्टाइल सिचुएशन, और उसका प्लूरल फॉर्म बनता है हॉस्टिलिटीज। इकोलॉजिस्ट और इंडिजिनस ट्राइब्स ये डिफिकल्ट सिचुएशन नहीं है, हॉस्टिलिटीज नहीं है, इसका मतलब ए ऑप्शन भी एलिमिनेट हो जाता है। वो कौन है? ओपोनेंट्स है या फिर प्रोटेस्टर्स है। लेकिन आगे देखिए, व्हेन इट, अभी देखिए यहां पर वॉज है ना, वॉज के बाद V3 आ गया, मतलब ये जो पैसिव वॉइस लिखा है वो कौन से टेंस में है? पास्ट टेंस में है ना। तो यहां पर अगर पास्ट टेंस है तो यहां पर इट के बाद आने वाला जो वर्ब है वो भी क्या चाहिए? पास्ट टेंस में ही चाहिए। तो दो ऑप्शन जो हमारे बचे हैं उसमें ये लीड जो है वो एक तो V1 में लिखा है और सेकेंड ऑफ ऑल प्लूरल में लिखा है। प्लूरल में नहीं चलेगा ना, क्योंकि अगर इट के साथ लिखना भी है तो ये लीड्स ऐसा लिखना चाहिए था, इट लीड्स, V1 वाला प्लूरल सिंगुलर नेचर का। सही है। ये होता तो सोच भी लेते एक बार, लेकिन लीड एस के बिना नहीं चलेगा, तो फिफ्थ ऑप्शन भी हट जाता है। सो सी आंसर इज द ओनली करेक्ट आंसर। ठीक है, अट्रैक्टेड V2 में आ गया और ओपोनेंट्स तो है ही। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं फोर्थ क्वेश्चन के ऊपर। आप मार्क करके रखिए कितना स्कोर आ रहा है, कैसे अप्रोच, कैसे समझना है, बस अप्रोच कैसे करना है फिल इन द ब्लैंक्स, है ना। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। Question number 4 is on your screens. Pause the video and try to figure out the answer. Okay. So yeah, having he admitted having dash about the dash of the documents. Now ये थोड़ा सा tricky लग सकता है। Having के बाद क्या लगाते हैं यहाँ पर? Having के बाद ना verb का third form लगाते हैं। Now this we have studied in participle structure or participle clause. So we need V3 here. Any verb that has ed in the end. Now regard नहीं चलेगा क्योंकि V1 में है। क्वेश्चनड ईडी के साथ चल सकता है, इंक्वायर्ड ईडी के साथ चल सकता है, और प्रेडिक्टेड ईडी के साथ भी चल सकता है। ठीक है। ही एडमिटेड, उसने एडमिट किया। एडमिट किया का मतलब क्या है? मान लिया, है ना। अवेयर नहीं चलेगा क्योंकि अवेयर तो एक तो एडजेक्टिव है, वर्ब भी नहीं है। तो ये तीन दो ऑप्शन हट जाते हैं, बी और सी। ही एडमिटेड, क्या एडमिट किया उसने? हैविंग क्वेश्चनड अबाउट। क्वेश्चन के बाद अबाउट लगता है क्या? प्रेडिक्टेड के बाद अबाउट लगता है क्या? और इंक्वायर्ड के बाद अबाउट लगता है क्या? है ना। तो कौन सा वर्ड है जिसके बाद अबाउट लगता है? आई हैव प्रेडिक्टेड अबाउट समथिंग या आई हैव प्रेडिक्टेड समथिंग। प्रेडिक्टेड के बाद जो है ये अबाउट, ये जो वर्ड है ये क्या बन जाता है? सुपरफ्लोस बन जाता है। सुपरफ्लोस का मतलब होता है जरूरत से ज्यादा शब्दों का इस्तेमाल, है ना, अननेसेसरी यूसेज ऑफ द वर्ड्स। ये जो अबाउट है ये तो ये नहीं चाहिए प्रेडिक्टेड के बाद, तो इस अबाउट के वजह से प्रेडिक्टेड ऑप्शन हट जाता है। क्वेश्चन अबाउट और इंक्वायर्ड अबाउट, ऑथेंटिसिटी ऑफ द डॉक्यूमेंट्स और प्रिपरेशन ऑफ द डॉक्यूमेंट्स। प्रिपरेशन ऑफ द डॉक्यूमेंट्स गलत लग रहा है ना कॉन्टेक्स्ट, तो उसने सवाल पूछा था इस डॉक्यूमेंट्स की ऑथेंटिसिटी के बारे में और ये उसने एडमिट कर दिया। सो द आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो ये चार में से कितने सही आए आप एनालाइज कीजिए खुद ही। चार में से तीन तो एटलीस्ट सही आने चाहिए थे, अच्छा स्कोर है। चार में से चार जिनके सही आए, एब्सोल्युटली ब्रिलियंट, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट योर इंग्लिश स्कोर एनीमोर, क्योंकि आपका अंडरस्टैंडिंग काफी अच्छा है, ऐसा हम लोग डिडक्ट कर सकते हैं। एटलीस्ट वोकेबलरी और ग्रामर का अंडरस्टैंडिंग अच्छा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले चार क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नाउ यहाँ पर क्या करना है आपको? फाइंड आउट द सिनोनिम्स ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड्स। सेंटेंस दिया है, सेंटेंस में एक वर्ड को अंडरलाइन करके दिया है और उस वर्ड का आपको क्या करना है? सिनोनिम ढूंढना है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द सेंटेंस। ठीक है, अगेन पॉज द वीडियो एंड ट्राई टू फिगर आउट द आंसर। चलिए आई होप आंसर आ चुका है आपका क्वेश्चन नंबर 5 का। वी कैनॉट प्रीक्लूड द पॉसिबिलिटी ऑफ हेवी रेन दिस ईयर। नाउ प्रीक्लूड ये किस वर्ड के सिमिलर लगता है? कंक्लूड के सिमिलर लगता है ना। कंक्लूड का मतलब क्या होता है? फाइनल डिसीजन, फाइनल कंक्लूजन। सही है, उसे हम कहते हैं कंक्लूजन या कंक्लूड करना। और टू टेक अ फाइनल डिसीजन इज टू कंक्लूड। तो उसका ऑपोजिट होगा ना प्रीक्लूड, पहले से ही ये कर देना। कंक्लूड कब करते हैं हम लोग? सारी चीजें स्टडी करने के बाद जो आखिरी डिसीजन लेते हैं उसे हम कहते हैं कंक्लूजन। प्रीक्लूड का मतलब होता है कुछ भी स्टडी करने के पहले ही जो डिसीजन लिया जाता है उसे हम कहते हैं प्रीक्लूड। तो पहले ही डिसाइड कर लेना किसी चीज को,
उसका सिनोनिम क्या आएगा? डिविएट, डिविएट का मतलब क्या होता है? भटक जाना, बहक जाना, अपने रास्ते से डिविएट हो जाना। जैसे ही देखिए ये रास्ता फिक्स्ड है ना, ये प्लेन इस डायरेक्शन में जाने वाला है, लेकिन इस डायरेक्शन में जाते 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 अचानक से ऐसे चला गया प्लेन, तो ये अपने रास्ते से क्या हो गया? भटक गया, मतलब डिविएट हो गया। ये तो गलत बनेगा। ब्लर का मतलब आपको पता है, जो चीज क्लियरली नहीं दिखती उसे क्या बोलते हैं? ब्लर। अगर किसी को चश्मा है, चश्मा निकाल दिया तो आपकी आंखों से जो दिखता है वो है ब्लर इमेज। ये तो नहीं आएगा। कॉम्प्लेक्स एडजेक्टिव है, ये भी नहीं आएगा। ब्लेंड, ब्लेंड करने का मतलब क्या होता है? मिक्स करना। वर्ब हो सकता है लेकिन इसका मतलब होता है मिक्स करना, दो चीजों को, तीन चीजों को। तो प्रिक्लूड का सबसे ज्यादा सिनोनिम क्या लग रहा है आपको? एंटिसिपेट। तो एंटिसिपेट इज योर करेक्ट आंसर, बिल्कुल सही। जिन्होंने डी आंसर किया है एब्सोल्युटली करेक्ट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं सिक्स्थ क्वेश्चन की तरफ। सिक्स्थ क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन्स नाउ। पॉज द वीडियो एंड ट्राई टू फिगर आउट द आंसर अगेन। नाउ इन दिस सेंटेंस इफ यू सी, द पुलिस आर स्ट्रेंजर्स। पुलिस कौन होते हैं? स्ट्रेंजर्स होते हैं, और वो एग्जीक्यूट करते रहते हैं प्रिस्क्रिप्शंस को। प्रिस्क्रिप्शंस का मतलब यहां पर एक्चुअल डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन नहीं, सेंट ऊपर से जो ऑर्डर्स आते हैं वो वाले प्रिस्क्रिप्शंस को। और वो किसके ऊपर एग्जीक्यूट करते हैं? ऑन एनोनिमस। एनोनिमस का मतलब जिनके बारे में किसी को जानकारी नहीं होती, जिनका नाम पता किसी को नहीं पता है, उसे हम कहते हैं एनोनिमस सेट ऑफ सब्जेक्ट्स। एनोनिमस सेट ऑफ सब्जेक्ट्स के ऊपर वो प्रिस्क्रिप्शन को एग्जीक्यूट करते हैं। ऊपर से आए हुए जो ऑर्डर्स होते हैं उनको जो पुलिस लोग हैं वो किसी भी स्ट्रेंजर के ऊपर, एनोनिमस सेट ऑफ सब्जेक्ट्स के ऊपर वो एग्जीक्यूट करते हैं, मतलब इंप्लीमेंट करते हैं। तो यहाँ पर सब्जेक्ट्स का मतलब क्या है? हिस्ट्री ज्योग्राफी वाले सब्जेक्ट नहीं है ना। प्रजा, राजा और उसकी प्रजा, पीपल, किंग एंड द सब्जेक्ट्स, क्वीन एंड द सब्जेक्ट्स। आंसर आपका क्या आएगा? पीपल। क्राइम के ऊपर नहीं करते, टॉपिक, किसी भी टॉपिक के ऊपर एग्जीक्यूट नहीं करते, रूल्स के ऊपर एग्जीक्यूट नहीं करते, है ना। प्रोविंसेस तो बिल्कुल नहीं। प्रोविंसेस का मतलब होता है एरिया, एक छोटा सा किंगडम जैसा एरिया, उसे हम बोलते हैं प्रोविंस। सो पीपल इज द करेक्ट आंसर। सिक्स क्वेश्चन का आंसर इज ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, चलिए आखिरी दो क्वेश्चंस बचे हैं, सेवेंथ एंड एट्थ। तो यू हैव स्कोप टू इंप्रूव योर स्कोर, बट सेक्शन 8 ऑफ द आरटीआई एक्ट, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट का जो सेक्शन 8 है, एग्जेम्प्ट करता है, क्या एग्जेम्प्ट करता है? डिस्क्लोजर दैट वुड अफेक्ट द इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट। कंट्री के कोई भी इकोनॉमिक इंटरेस्ट को अफेक्ट करेगा ऐसे चीज का डिस्क्लोजर करना आरटीआई एक्ट के सेक्शन 8 के तहत एग्जेम्प्ट किया जाता है। एग्जेम्प्ट का मतलब क्या? इग्नोर, छोड़ दिया जाता है। मतलब आप ऐसी चीज को डिस्क्लोज अगर नहीं करना चाहते जिसकी वजह से इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट धोखे में आ सकता है, तो उसका एग्जेम्पशन अलाउड है। तो एग्जेम्पशन का मतलब क्या है? एक्सक्लूड करना। फोर्स तो नहीं आएगा, जबरदस्ती करना। पुश करने का मतलब उल्टा हो गया, एंटोनिम बन गया। स्ट्रेस देने का मतलब भी क्या होता है? जोर देना, पुश करना, एंटोनिम बन गया। एक्सोर्ट्स भी नहीं आएगा, तो आंसर आपका क्या आना चाहिए? एक्सक्लूड। एक्सक्लूड करता है, ऐसे सारे डिस्क्लोजर को एक्सक्लूड करता है जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट में इंटरफियर कर सकते हैं। तो सेवेंथ का आंसर इज ऑप्शन नंबर 4। चलिए लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज। सो आई होप आपके 7 में से 7 सही आए हैं, 7 में से 6 सही आए हैं। इट्स अ गुड प्रैक्टिस सेशन। ऐसे हर रोज आधे आधे घंटे के हम लोग प्रैक्टिस सेशन करते हैं इस पर्टिकुलर चैनल पे। सो दोज हु आर न्यू टू द चैनल, प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल। एंड इफ यू विश टू स्टडी ग्रामर इन डिटेल, बहुत बेसिक से लेके एडवांस तक, अनअकैडमी प्लस के ऊपर मेरा ऑलरेडी एक कोर्स चल रहा है। 2 कोर्सेज ऑलरेडी हो चुके हैं रादर कंप्लीट, बेसिक्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर फॉर बैंक एग्जाम्स। एंड यू कैन ऑल्सो यूज द कोड लाइव कामा, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था। ये कोड याद रखिए, यू कैन यूज दिस कोड टू अवेल 10% डिस्काउंट ऑन योर अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 इज ऑन योर स्क्रीन्स। आंसर बताइए। सिनोनिम ढूंढना है। इट थ्रेटन्स टू जनरेट एक्सट्रीम इनइक्वालिटीज। कोई एक चीज है जो धोखा देती है या थ्रेटन करती है, जिसके वजह से धोखा है। और कैसा धोखा है? टू जनरेट एक्सट्रीम इनइक्वालिटीज, एक्सट्रीम लेवल की इनइक्वालिटीज जनरेट होने का धोखा है। दैट स्टर डिसकंटेंट। डिसकंटेंट का मतलब होता है बेसिकली द फीलिंग ऑफ नॉट हैविंग अ कॉर्डाइल रिलेशन, है ना, झगड़े वाला फीलिंग इज कॉल्ड एज डिसकंटेंट। और उसको स्टर करना, स्टर करने का लिटरल मीनिंग नहीं है जानबूझ के स्टर, कंट्रोवर्सी को स्टर करना सो दैट लोग भड़क जाए, उस सेंस में यूज किया गया है इसको। एंड अंडरमाइन डेमोक्रेटिक वैल्यूज, डेमोक्रेटिक वैल्यूज को अंडरमाइन करना। अंडरमाइन करने का मतलब होता है कमजोर करना। तो कमजोर करने का हमें सिनोनिम ढूंढ के निकालना है। स्ट्रेंथन तो क्या हो गया? सिनोनिम बन गया, सिनोनिम नहीं चाहिए। एड करने का मतलब भी हो गया सिनोनिम, तो एड भी नहीं चाहिए। फिक्स भी नहीं करेंगे, है ना। एम्पलीफाई करना मतलब बड़ा करना, तो सी ऑप्शन इज ऑल्सो रॉन्ग। सो इरोड इज द ओनली करेक्ट आंसर। इरोड का मतलब होता है जैसे जमीन इरोड होती है ना, कमजोर होते होते जाती है और इरोड होती है। सो डेमोक्रेटिक वैल्यूज को क्या किया जाता है? अंडरमाइन, मतलब इरोड किया जाता है। सो बी आंसर इज गोइंग टू बी योर करेक्ट आंसर।
ठीक है, चलिए। सो 8 में से कितने क्वेश्चन सही आए ये आप एनालाइज कीजिए। आई होप आपके 7 to 8 क्वेश्चन सही आए होंगे। जिनके 8 आउट ऑफ 8 सही आए हैं बहुत ही बढ़िया बेहतरीन स्कोर है आपका। जिनके 6 के नीचे हैं लेस देन 6, सो यू कैन ऑलवेज ट्राई एंड इम्प्रूव योर स्कोर। वोकैबुलरी के ऊपर काम कीजिए, ग्रामर के ऊपर काम कीजिए, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वाचिंग द वीडियो। इफ यू आर न्यू टू द चैनल प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल। 30 मिनट्स के वीडियोस ऐसे हम लोग बनाते रहेंगे इस चैनल पे प्रैक्टिस क्वेश्चंस के। प्लस इफ यू विश टू ज्वाइन अन अकेडमी प्लस, जहाँ पर आपको बहुत सारे वीडियोस, बहुत सारे लेक्चर्स, इंडिया भर के जो टॉप एजुकेटर्स हैं उन सब के वीडियोस अगर आपको देखने हैं और उनसे पढ़ना है तो अन अकेडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। 1 या 2 साल का सब्सक्रिप्शन ले लीजिए, आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। एंड यू कैन ऑल्सो यूज दिस कोड लाइव कामा। ये कोड याद रखिए, लाइव कामा। ये यूज करके आपको 10% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा आपके प्लस के ऊपर। यू कैन ऑल्सो फॉलो अस ऑन टेलीग्राम। यहाँ पर टेलीग्राम का नीचे लिंक दिया हुआ है, तो उस लिंक पे जाके क्लिक कीजिए, आपको टेलीग्राम के चैनल पे ऐड किया जाएगा, सो दैट यू गेट नोटिफाइड एवरी टाइम देयर इज अ न्यू वीडियो। एंड वी हैव ऑल्सो स्टार्टेड अ चैनल और 4 डिफरेंट चैनल्स कॉल्ड बैंकिंग इन 10, बेसिकली मैथ्स इन 10, इंग्लिश इन 10, रीजनिंग इन 10 एंड करंट अफेयर्स इन 10। तो ऐसे 10-10 मिनट के छोटे बाइट साइज वीडियोस बनाते हैं हम लोग, जिससे आपके बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाते हैं 10 मिनट के अंदर। सो यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब टू दोज चैनल्स। Okay, so that's all for today's lecture. Thank you so much everyone for joining and watching the video. If you have liked it, please like the video and share the video with your friends. And until then, take care. Bye bye.